हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। मैं कविता उपस्थित हूँ आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के साथ, जिसमें हम कुछ क्वेश्चंस को यहाँ पे सॉल्व कर रहे थे। कुछ क्वेश्चंस को हमने सॉल्व कर लिया है और उससे आगे का जो पोर्शन है उसे हम आज सॉल्व करेंगे। तो आइए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। सो क्लास, प्रीवियस लेक्चर में हमारा जो क्वेश्चन था वो था समयुग्मजी और विषम युग्मजी यानी कि होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस। हमने क्या कहा था? हमने कहा था जो एक कैरेक्टर है वो एक जीन के द्वारा कंट्रोल होता है और जीन हमेशा पेयर में होते हैं। तो वहाँ यहाँ पे जो जीन्स हैं या डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ जीन्स हैं। देखिए, अलग अलग फॉर्म्स को, जीन की अलग अलग फॉर्म्स को हमने एलील कहा था। हमने कहा था यहाँ पे फॉर एग्जांपल हमने कहा कि एक फ्लावर कलर है, फूल का एक कलर है, फूल का एक रंग है जो कि क्या है? रेड है, जो कि हमने कहा रेड है। और रेड कलर किसके द्वारा कंट्रोल हो रहा है? आर के द्वारा, कैपिटल आर के द्वारा जो फूल का रेड कलर है वो कंट्रोल हो रहा है। अब यहाँ पे कलर है, तो कलर क्या है? कैरेक्टर है। और हमने कहा अलग अलग कलर आ सकते हैं। यहाँ पे रेड आ सकता है, यहाँ पे व्हाइट आ सकता है। अब व्हाइट के लिए हमने कहा स्मॉल आर स्मॉल आर। अब हमने कहा यहाँ पे हाइब्रिड रेड आ सकता है। हाइब्रिड रेड कुछ इस प्रकार होगा, कैपिटल आर स्मॉल आर। तो यानी इस प्रकार से हमने क्या देखा? हमने जीन की अलग अलग फॉर्म देखी हैं और जीन के अलग अलग फॉर्म को हमने एलील कहा है। तो हम क्या कहते हैं? हमने कहा जहाँ पे जो कैरेक्टर दोनों जीन, जहाँ पे दोनों जीन एक ही ट्रेट को कंट्रोल कर रहे हैं यहाँ, या फिर जहाँ पे दो जीन दोनों ही जो एलील हैं वो एक ही ट्रेट को कंट्रोल कर रहे हैं, उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम होमोजाइगस कहेंगे। यानी कि अगर हम इन दोनों की बात करें, तो ये क्या है? होमोजाइगस है, यानी कि समयुग्मजीय है। यानी कि यहाँ पे दोनों एलील क्या है? एक ही ट्रेट को कंट्रोल कर रहे हैं। अगर कैपिटल आर की बात करें तो ये रेड कलर को ही कंट्रोल करेंगे। अगर हम स्मॉल आर की बात करेंगे तो ये क्या करेंगे? ये व्हाइट कलर को कंट्रोल कर रहे हैं। उसी प्रकार हमने कहा जहाँ पे जीन पेयर है, जो जो जीन है उसके एलील जो है वो क्या है? अलग अलग कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहे हैं। हमने कहा कैपिटल आर रेड कलर को कंट्रोल कर रहा है और स्मॉल आर व्हाइट कलर को कंट्रोल कर रहा है। अब हमने इसे क्या कहा? इसे हमने कहा हेटेरोजाइगस। तो यहाँ पे कुछ वर्ड्स, कुछ नाम आपको याद रखने हैं। हमने जब जेनेटिक्स स्टार्ट की थी तो कुछ शब्द हमने पढ़े थे। जैसे हमने कहा डोमिनेंट रेसेसिव हो गया है, जैसे हमने कहा जीन और एलील हो गया है, कैरेक्टर और ट्रेट्स हो गए हैं, मोनोहाइब्रिड और डाईहाइब्रिड हो गया है। इस प्रकार से बहुत सारे कैरेक्टर होते हैं। हमने कहा लोकस होता है, क्रोमोसोम क्या होता है, क्रोमैटिड क्या होता है। आपको सबसे पहले इन वर्ड्स को क्लियर करना पड़ेगा, क्योंकि जब हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे तो डायरेक्ट यहाँ पे नाम आता है। यहाँ पे हमें दे दिया कि एक जो यहाँ पे एक पेरेंट है वो होमोजाइगस कंडीशन में है, एक पेरेंट है वो हेटेरोजाइगस कंडीशन में। तो हमें पता होना चाहिए कि होमोजाइगस क्या है, हेटेरोजाइगस क्या है यहाँ पे। और जब आपको पता होगा होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस का, तभी आप जीनोटाइप और फिनोटाइप का भी पता लगाएंगे। जो नया वर्ड हमारे पास आया वो आया जीनोटाइप और फिनोटाइप। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है? हर एक वर्ड की वर्ड मीनिंग आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है, ये और में है। ये क्या है? क्वेश्चन नंबर 22 ही हम कर रहे हैं और ये और में आ रखा है। या तो आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करें जिसमें होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस के बारे में पूछा गया है, या फिर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करें जिसमें आपसे पूछा गया है आनुवंशिक विकार क्या होते हैं, डाउन सिंड्रोम, व्यक्ति में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है, इसके क्या लक्षण होते हैं। यानी कि व्हाट आर जेनेटिक डिसऑर्डर्स, हाउ मैनी क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन डाउन सिंड्रोम इंडिविजुअल, व्हाट आर देयर कैरेक्टर्स। सबसे पहले हमें जेनेटिक डिसऑर्डर को बताना है और उसके बाद हमें एक सिंड्रोम दिया गया है, दैट इज डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम की यहाँ पे बात की गई है। हमें बताना है डाउन सिंड्रोम में क्रोमोसोम का नंबर कितना होता है। उसके बाद हमें उसके कुछ कैरेक्टर बताने हैं, कुछ लक्षण बताने हैं डाउन सिंड्रोम के। देखिए, ये पढ़ने से पहले हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं क्या होता है जेनेटिक डिसऑर्डर यानी आनुवंशिक विकार।
सिंपल है, आपको नाम ही बता रहा है। जेनेटिक्स का मतलब क्या होता है? जेनेटिक का मतलब होता है हमारा जो जेनेटिक मटेरियल है, और जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? हमारा वो मटेरियल जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास हो रहा है कैरेक्टर को लेके। हमने कहा कि अगर हमारे पास हमारी जो शक्ल है वो हमारे पेरेंट्स से मिलती है या फिर हमारे दादा दादी से मिलती है, नाना नानी से मिलती है, वो क्यों मिल रहा है? इसका मतलब कुछ तो है जो उनसे हम में पास हुआ है। हमने कहा कि कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, कैरेक्टर को कौन कैरी कर रहा है? हमने कहा जीन्स हैं। जीन्स कैरेक्टर यानी जीन्स गुणधर्मों के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। हमने कहा ठीक है, जीन्स गुणधर्मों के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, लेकिन जीन्स क्या है, जीन क्या है? हमने कहा जीन क्या है? डीएनए की एक कॉपी है, डीएनए का एक छोटा सा पार्ट है जो किसी कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसी प्रकार से बहुत सारे जीन मिलके क्या बनाएंगे? यहाँ पे डीएनए बनाएंगे। अब डीएनए किस चीज से मिलके बना है ये भी आपको पता होना चाहिए कि डीएनए किस किस चीज से मिलके बना है। डीएनए की फुल फॉर्म यहाँ पे क्या है? जैसे हम डीएनए की फुल फॉर्म देखते हैं डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। तो यहाँ पे हमारा जो एक ऐसा मटेरियल हमारे बॉडी में होता है जो कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाता है और जिसमें सारे ही कैरेक्टर होते हैं। चाहे आपका बॉडी स्ट्रक्चर हो, चाहे आपका इंटरनल स्ट्रक्चर हो, सारे जो कैरेक्टर है, आपका कोई भी गुणधर्म है। हमने कहा आपके बालों का कलर आप ले लीजिए, या आपकी आवाज को आप ले लीजिए, आपके आंखों का कलर ले लीजिए, या फिर इंटरनली कोई कैरेक्टर आप ले लीजिए, सारे ही किस पे डिपेंड करते हैं? सारे ही जीन्स पे डिपेंड करते हैं। कोई भी गुण, कोई भी कैरेक्टर हम देख रहे हैं, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल यहाँ पे जीन होता है, यानी कि हमारा जेनेटिक मटेरियल उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। हमने कहा कि कभी कभी आप देखते हो कि हमारी जो आवाज़ है, हमारी जो वॉइस है, वो एकदम हमारे पेरेंट्स से मिलती है। अगर कोई बॉय है तो हो सकता है उसकी जो आवाज़ उसके पिता से मिलती है, कोई डॉटर है तो उसकी आवाज़ हो सकता है उसकी मदर से मिलती हो। तो इस प्रकार से हम क्या देख रहे हैं? इसका मतलब कि वो जो जीन, जो जो आवाज़ के लिए जो जीन है, वो एज इट इज अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है दूसरी जनरेशन में। हमने कहा बालों का कलर, फॉर एग्जाम्पल हमने कहा कोई डॉटर है और उसके बालों का जो कलर है उसके वो उसके पिता जैसा। इसका मतलब कि उसके पिता में बालों के लिए जो जीन प्रेजेंट था वही जीन अब डॉटर में आ गया है और वही जीन खुद को एक्सप्रेस कर रहा है। तो इसीलिए हम क्या कह रहे हैं? हम ये कह रहे हैं कि जीन्स, ये जो डीएनए है वो हमारे माता पिता से हम में आ रहा है। ये तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम आनुवांशिकता कहते हैं। और इसी पदार्थ को, इसी लिक्विड को हम जेनेटिक मटेरियल कह रहे हैं, दैट इज डीएनए, या फिर किसी में आरएनए होगा। तो हम क्या कह रहे हैं? जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? डीएनए होता है। जेनेटिक मटेरियल का वही मतलब है कि जो कि एक पीढ़ी के गुणधर्म को दूसरी पीढ़ी में पहुंचा रहा है, उसे ही हम जेनेटिक मटेरियल कह रहे हैं। अब हमने कहा जेनेटिक डिसऑर्डर क्या होते हैं? सिंपल सी बात है कि जो जेनेटिक से रिलेटेड जो भी डिसऑर्डर होंगी, जो भी बीमारियां होंगी, वो जेनेटिक डिसऑर्डर होंगी। यानी कि अब हमने जेनेटिक मटेरियल क्या कहा यहाँ पे? हमने कहा डीएनए या फिर जीन। अब डीएनए या फिर जीन से रिलेटेड जो भी बीमारी होगी उसे हम क्या कहेंगे यहाँ पे? जेनेटिक डिसऑर्डर। तो यही चीज हम यहाँ पे पढ़ लेंगे। हमने क्या कहा? हमने कहा जेनेटिक डिसऑर्डर इज अ डिजीज दैट इज कॉज्ड बाय चेंज और म्यूटेशन इन अ इंडिविजुअल्स डीएनए सीक्वेंस। देखिए क्या हो रहा है? जो जेनेटिक डिसऑर्डर होते हैं, हमने समझ लिया है कि क्या जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल का काम क्या होता है। हमने कहा कि जो जीन्स हैं या जो डीएनए है, उससे रिलेटेड जो बीमारी है उसे हमने जेनेटिक डिसऑर्डर कहा या फिर आनुवंशिक विकार कहा। अब ये हमें बताइए कि ये बीमारियां क्यों होती है। हमने कहा कि कोई भी इंडिविजुअल है, कोई भी जीव है, उसके डीएनए में किसी प्रकार का चेंज जो कि हमारे लिए हानिकारक है। यानी एक तो कुछ ऐसे चेंजेस, कुछ ऐसे परिवर्तन होते हैं जो हमारे लिए लाभदायक होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे चेंजेस हो गए जो हमारे लिए लाभदायक नहीं है। तो उस प्रकार से क्या होता है? जब जीन्स में चेंजेस हो जाते हैं, ये बात मैंने आपको बहुत बार बताई है। मैंने कहा कि जो जीन है, जीन क्या करता है? प्रोटीन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, प्रोटीन के फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और प्रोटीन क्या करता है? कैरेक्टर को क्या करता है? यहाँ पे बताता है, यानी कि गुणधर्म को बताता है। तो क्या होगा? जो जीन ही, अगर जीन में खराबी आ गई है, अब जीन में खराबी कैसे आ सकती है? हमने कहा कुछ चेंजेस हो गए जीन में या म्यूटेशन हो गया। अब म्यूटेशन को भी आपको बार बार बताया गया। म्यूटेशन क्या होता है? जीन्स है,
जीन्स के सीक्वेंस में कोई चेंजेस हो गया है, जीन्स के नंबर में कोई चेंजेस हो गया, जीन के अरेंजमेंट में कोई भी चेंज हो गया है, उसे हम म्यूटेशन कह रहे हैं। आपको ये बात ध्यान रखनी है, यानी कि न्यूक्लियोटाइड का जो सीक्वेंस हमने देखा है उसमें कोई चेंजेस अगर हो गया। अब अगर जीन यहाँ पे खराब हो गया है तो प्रोटीन यहाँ पे किस प्रकार का बनेगा, खराब प्रोटीन यहाँ पे बनेगा, और खराब प्रोटीन क्या करेगा, खराब कैरेक्टर को यहाँ पे शो कराएगा। तो इस प्रकार से हम क्या देखते हैं, यहाँ पे किसी भी इंडिविजुअल के जो डीएनए है उसमें किसी भी प्रकार का चेंज, किसी भी प्रकार का म्यूटेशन अगर हो जाता है तो यहाँ पे हमें आनुवंशिक विकार देखने को मिलते हैं। अब देखिए आनुवंशिक विकार क्या है, हमने कहा जो जेनेटिक मटेरियल है वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होता है, तो आनुवंशिक विकार भी क्या होंगे, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होंगे। सिंपल सी बात है, जब यहाँ पे नॉर्मल कैरेक्टर पास हो रहे हैं, सामान्य कैरेक्टर पास हो रहे हैं, तो जो असामान्य कैरेक्टर हैं, असामान्य गुण हैं, वो भी यहाँ पे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाएंगे। इसका मतलब आनुवंशिक विकार एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में यहाँ पे जाते हैं। अब हमने ये भी पढ़ा था कि जो आनुवंशिक विकार होते हैं या फिर जो जेनेटिक डिसऑर्डर होते हैं वो रेसेसिव और डोमिनेंट दो प्रकार के हो सकते हैं। आपको हर एक चीज को साथ लेके चलना है। देखिए ये क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं कि कोई डिजीज है वो डोमिनेंट है या रेसेसिव है। डोमिनेंट और रेसेसिव का क्या मतलब होता है, हमने कहा वो डोमिनेंट जीन पे है या रेसेसिव जीन पे है वो बीमारी, वो यहाँ पे डिसाइड करती है कि अगली जनरेशन, अगली पीढ़ी में वो बीमारी शो होगी या नहीं होगी। कभी कभी क्या होता है, जो डिसऑर्डर है, जो यहाँ पे बीमारी है, वो तब शो होता है जब ये होमोजाइगस कंडीशन में हो, यानी कि दोनों क्रोमोसोम पे जब वो बीमारी का जीन है तब शो होता है। कई बार ये होता है कि एक ही क्रोमोसोम पे अगर बीमारी का जीन आ गया है तब भी वहाँ पे बीमारी शो हो जाती है। तो इस प्रकार से हमने डोमिनेंट और रेसेसिव जो डिसऑर्डर है वो भी साथ लेके चलने। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं, हमें डाउन सिंड्रोम के बारे में पूछा गया है, तो हम यहाँ पे डाउन सिंड्रोम के बारे में पढ़ लेते हैं। हमने पढ़ा डाउन सिंड्रोम इज अ जेनेटिक डिसऑर्डर कॉज्ड when abnormal cell division result in a extra full or partial copy of a chromosomes 21। यानी कि क्या होता है, डाउन सिंड्रोम एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, ये हम जानते हैं, क्योंकि जब यहाँ पे डाउन सिंड्रोम का एग्जाम्पल दिया गया है, पहले जेनेटिक डिसऑर्डर के बारे में पूछा गया है, फिर डाउन सिंड्रोम के बारे में बात की गई है, तो इसका मतलब ये जेनेटिक डिसऑर्डर होगा। तो क्या होता है कि जब कोई सेल डिवाइड हो रही है और वो असामान्य तरीके से विभाजन वहाँ पे हो रहा है, तो वहाँ पे एक एक्स्ट्रा फुल और पार्शियल कॉपी ऑफ क्रोमोसोम मिले। इसमें 20 जो 21वां नंबर होता है क्रोमोसोम का, वहाँ पे एक एक्स्ट्रा कॉपी हो जाती है। नेक्स्ट हमने क्या देखा, हमने कहा दिस एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल कॉज द डेवलपमेंटल चेंजेस एंड द फिजियोलॉजिकल फीचर्स ऑफ अ डाउन सिंड्रोम। क्या होता है, जो क्रोमोसोम 20 नंबर जो क्रोमोसोम होता है 21, तो 21 में क्या होता है, एक एक्स्ट्रा जीन यहाँ पे आ जाता है, एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम यहाँ पे आ जाता है, तो वो क्या कॉज करता है, डाउन सिंड्रोम यहाँ पे कॉज करता है। नेक्स्ट हमने क्या देखा, डाउन सिंड्रोम वेराइज इन अ सेवरिटी अमंग द इंडिविजुअल्स कॉजिंग अ लाइफ लॉन्ग इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज। क्या क्या यहाँ पे डाउन सिंड्रोम कॉज करता है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, यानी कि कुछ ब्रेन से, कुछ मस्तिष्क से संबंधित यहाँ पे विकार देखने को मिलेंगे। जो व्यक्ति है वो इंटेलिजेंट नहीं होगा, वो जिसे हम क्या कहते हैं कि कम बुद्धि वहाँ पे होगी। नेक्स्ट हमने कहा डेवलपमेंटल डिलेज, यानी कि जो विकास यहाँ पे हो रहा है वो विकास यहाँ पे डिले होगा, थोड़ा लेट से होगा। नॉर्मली हम क्या देखते हैं, हम पढ़ते हैं एडोलसेंस की एक एज होती है, एडोलसेंस में मेल और फीमेल में चेंजेस आते हैं। हमने कहा जो फीमेल है उसमें मेनार्क और मेनोपॉज आ रहा है, तो क्या हो रहा है, जो डेवलपमेंट की जो एज है, जो डेवलपमेंट के जो स्टेजेस है वो फिक्स है। फिक्स का मतलब ये नहीं है, हम ये नहीं कह रहे कि सब में, अगर हम एडोलसेंस की बात करें, हम ये नहीं कह रहे कि किशोर अवस्था सब में 12 वर्ष की उम्र में आ रही है। हम कह रहे हैं कि क्या हो रहा है, यहाँ पे 11 से 13 वर्ष की उम्र में, यहाँ पे या 12 से 13 वर्ष की उम्र में किशोर अवस्था आ रही है, और यही एज होती है। ऐसा नहीं है कि किसी में 16 वर्ष की उम्र में यहाँ पे किशोर अवस्था प्रारंभ हो रही है, इसका मतलब वो एबनॉर्मल कंडीशन। तो यहाँ पे क्या होता है, हर एक चीज का स्टेज होता है। जैसे हमने कहा मिनार्क और मेनोपॉज का क्या है, एक क्राइटेरिया हमें दिया गया, हमें कहा गया कि 11 से 13 वर्ष की जो अवस्था होती है उसमें क्या होता है, मिनार्क होता है। वही हमने कहा कि 45 से 50 वर्ष की उम्र में मेनोपॉज होता है। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पे डाउन सिंड्रोम की, तो क्या होता है, यहाँ पे डेवलपमेंट जो है, विकास जो है वो धीमी गति से होता है। सामान्य जो बच्चे होते हैं, सामान्य बच्चों की तुलना में जो विकास है वो धीमी गति से होगा। नेक्स्ट हमने क्या देखा, इट इज मोस्ट कॉमन जेनेटिक क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स एंड कॉज ऑफ अ लर्निंग डिसेबिलिटीज इन चिल्ड्रन। अब देखिए सिंपल सी बात है, अगर उस
चाइल्ड में इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ हैं, यानी कि उसका जो बौद्धिक स्तर है वो क्या है, कम है, वो बौद्धिक स्तर उसका बहुत कम रह गया है और उसका विकास बहुत धीमी गति से हो रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है उसमें जो लर्निंग कैपेसिटीज होगी, यानी कि जो वहाँ पे वो सीखने की उसकी क्षमताएं होंगी वो कम होंगी। नेक्स्ट हमने क्या देखा, इट ऑल्सो कॉमनली कॉज द अदर मेडिकल एबनॉर्मेलिटीज इंक्लूडिंग द हार्ट एंड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर। अब यहाँ पे डाउन सिंड्रोम में क्या कहा गया है, ये तो हमने देखा कि कुछ कैरेक्टर थे जो कि क्या कर रहे थे, जो लर्निंग से रिलेटेड थे, डेवलपमेंट से रिलेटेड थे, ग्रोथ से रिलेटेड थे। अब हमने कहा कि यहाँ पे कुछ और भी जो मेडिकल रिलेटेड असामान्यता है वो हमें देखने को मिलती है, जैसे कि यहाँ पे जो हार्ट से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम यहाँ पे हो सकती है, जीआई ट्रैक से रिलेटेड कुछ डिसऑर्डर यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। अब आप जो डाउन सिंड्रोम के जो लक्षण है वो किस प्रकार से लिख सकते हैं, आप कहेंगे अ फ्लैटेंड फेस स्पेशली द ब्रिज ऑफ द नोज, यहाँ पे जो फेस होता है वो फ्लैट होता है, चौड़ा सा यहाँ पे होता है। नेक्स्ट, आलमंड शेप्ड आईज दैट स्लैप्ड अप, अब जो आईज का जो शेप है वो नॉर्मल नहीं होता है। नेक्स्ट का शॉर्ट नेक्स, जो गर्दन है यहाँ पे गर्दन की लंबाई क्या होती है, शॉर्ट होती है, और जो ईयर्स होते हैं वो स्मॉल होते हैं। अ टंग दैट टेंड्स टू स्टिक आउट ऑफ द माउथ। इस प्रकार से आप क्या देखेंगे, यहाँ पे डाउन सिंड्रोम के कुछ लक्षण हमने देखे, हमने देखा कि क्यों यहाँ पे डाउन सिंड्रोम होता है और जेनेटिक डिसऑर्डर क्या होते हैं। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारे पास आता है उसमें हमसे पूछा गया है, किशोरों में अल्कोहल और ड्रग्स के कुप्रयोग की रोकथाम एवं नियंत्रण के लिए किन्हीं 3 उपायों का उल्लेख कीजिए। यानी मेंशन एनी 3 मेजर्स विच आर यूजफुल टू प्रिवेंट एंड कंट्रोल ऑफ अल्कोहल एंड ड्रग्स अब्यूज अमंग एडोलसेंट्स। हमें बताना है कि यहाँ पे किशोरों में अल्कोहल और ड्रग्स का जो प्रयोग है या कुप्रयोग है उसे हम किस प्रकार से कम कर सकते हैं। तो हम कहेंगे हेयर सर्टेन मेजर्स विच नीड टू बी टेकन टू प्रिवेंट एंड कंट्रोल अल्कोहल एंड ड्रग्स अब्यूज, यानी कि यहाँ पे कुछ हमें पॉइंट्स दिए गए हैं जो हमें बताते हैं किस प्रकार से हम किशोरों में या टीनेज में क्या कर सकते हैं, अल्कोहल का जो कुप्रयोग है उसे कम कर सकते हैं। सबसे पहला हमारे पास आता है, persistence counseling is required to teach the child to deal with a failure, pressure, stress and disappointment। सबसे पहले तो बच्चों की काउंसलिंग होनी चाहिए और उन्हें सिखाना चाहिए कि कैसे वो अपने फेलियर से, अपने प्रेशर से, अपने स्ट्रेस से, अपने डिसअपॉइंटमेंट से वो उभर सकें। जैसे कि ऐसा नहीं होता है कि जो भी चीज़ें हम करते हैं हमें उसमें सफलता मिल जाती है या एक ही बार में सफलता मिल जाती है। क्या होता है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं कि जब हमें असफलता का सामना करना पड़ता है, और जो बच्चे होते हैं जब वो किशोर अवस्था में होते हैं तो वो अपनी असफलताओं से बहुत ज़्यादा दुखी और बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो जाते हैं। तो यही रीज़न है कि क्या होता है, अगर वहाँ पे कुछ कोई उन्हें ऐसा व्यक्ति मिल गया है जो उन्हें अलग डायरेक्शन में लेके जाता है, तो वो वहाँ पे क्या करते हैं, अल्कोहल का यूज़ करने लगते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, बच्चों को बताना है कि कैसे वो अपने फेलियर को एक्सेप्ट करें, कैसे वो एक्सेप्ट करें कि उनका जो फेलियर है, तो उसके बाद अगर वो एक्सेप्ट करना सीख जाते हैं उसके बाद वो उस पर काम कर सकते हैं कि क्यों वहाँ पे वो फेल हुए हैं। फेल का मतलब होता है, सिर्फ फेल का मतलब इतना नहीं है कि आप किसी क्लास में फेल हो रहे हैं। फेल का मतलब होता है कि कोई भी आप काम कर रहे हैं और वो काम पूरा नहीं हो पा रहा है, तो उस अवस्था में हम क्या कहते हैं कि हमारा जो प्लान है वो प्लान हमारा सक्सेस नहीं हुआ है। तो क्यों नहीं हुआ, हम जब उस चीज़ को एक्सेप्ट करना सीख जाते हैं, असफलताओं को जब हमने एक्सेप्ट करना सीख लिया है, तो अब हम काम करेंगे कि वो असफलताएं क्यों हुई थी, ऐसा क्या रीज़न था कि हमारा जो प्लान है वो सक्सेसफुल नहीं हुआ है। जब हमें ये पता चल जाता है तो हम उन पे काम करने लगते हैं, और आप देखेंगे कि उसके बाद क्या है, आप एक के बाद एक सफलताएं हमें मिलती चली जाती हैं। तो सबसे पहले हमें एक्सेप्ट करना है चीज़ें, जो भी चीज़ें हो रही हैं वो एक्सेप्ट करना सीखें, और न सिर्फ एक्सेप्ट करना है बल्कि ये भी देखना है कोई कुछ अच्छा भी हुआ है तो उसका भी रीज़न देखें, कुछ बुरा भी हुआ है तो उसका भी हमें रीज़न देखना है। नेक्स्ट हमने क्या कहा, इनफैक्ट गाइडिंग देम टूवर्ड्स प्रोडक्टिव एक्टिविटीज सच एज म्यूजिक, पेंटिंग, योगा, स्पोर्ट्स और वन ऑफ देयर हॉबीज कुड ऑल्सो बी हेल्प। अब देखिए क्या होता है, हो सकता है कि कोई भी बच्चा, अब देखिए ये जो चीज़ें हम पढ़ रहे हैं ये हम सिर्फ किशोरों के बारे में नहीं पढ़ रहे या किसी बच्चे के बारे में नहीं पढ़ रहे, ये हम हर एक इंसान के, हर एक मनुष्य के बारे में पढ़ रहे हैं, चाहे वो अपनी एज के किसी भी अवस्था में हो सकता है कि वो 10 ही साल का बच्चा हो या 5 साल का बच्चा, हो सकता है कि वो 60 साल का एक व्यक्ति हो।
ये सारी जो चीज़ें हैं पढ़ रहे हैं हम, ये सभी पे लागू होती हैं। हमने कहा सबसे पहले तो क्या है, ऐसा नहीं होता कि हमेशा ही हमें सफलता मिलेगी, कभी ना कभी कोई ना कोई ऐसा पॉइंट आता है जब हमें असफलताएं देखनी होती हैं और सबसे पहले हमें उन्हें एक्सेप्ट करना होता है। एक्सेप्ट करने के बाद हम उन पे काम कर सकते हैं। तो अगर आपका ध्यान नहीं लग रहा है या फिर अगर आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं तो आप क्या कर सकते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ क्रिएटिव चीज़ें कर सकते हैं। क्रिएटिव का क्या मतलब होता है, जहाँ पे आपकी बॉडी, आपका माइंड, सब कुछ वहाँ पे इंगेज होता है और आप कुछ ऐसा करें कि जो आपको पसंद है। लाइक आप म्यूज़िक, यानी कि आप संगीत में कुछ कर सकते, योगा, स्पोर्ट्स हो गया है, जो भी आपकी हॉबी है उसके अकॉर्डिंग आप ऐसी चीज़ें कीजिए जिसमें आप इंगेज रहें। नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं, Children often pick up habit from their close ones. Thus, the attitude of parents and older siblings towards alcohol, cigarettes, and drugs also affect the child's choice. अब देखिए क्या आता है, अगर हम पर्टिकुलरली यहाँ पे बात करें बच्चों की, तो बच्चे क्या करते हैं, इनेट करते हैं, यानी कि वो दूसरे की नकल उतारते हैं। जब हमने बहुत छोटे बच्चे के बारे में पढ़ा था तो हमने क्या कहा था, हमने कहा था कि वो दूसरे की नकल करता है। आप अगर भाग भाग के जाएंगे तो वो भी आपके पीछे भाग के आएगा, आप बैठ जाएंगे तो वो भी आपके सामने बैठ जाएगा। इसी प्रकार से किशोरों के साथ साथ भी होता है। वो क्या करते हैं, वो जो उसके बड़े होते हैं वो उन्हें देखता है, ऑब्जर्व करता है और उन्हीं की वहाँ पे नकल करता है। नकल ही कह सकते हैं हम। जैसे कि अगर जो पेरेंट्स हैं, अगर पेरेंट्स ही यहाँ पे अल्कोहल का यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए वो सामान्य बात है कि हमारे घर में सारे ही करते हैं, तो अगर मैं भी करता हूँ या करती हूँ तो ये सामान्य सी बात होती है। तो सबसे पहले क्या है, जो बच्चा होता है उसके बड़े होते हैं उन्हें वहाँ पे एक ऐसा एग्जाम्पल सेट करना है जिससे कि उसे पता चल सके कि अल्कोहल के क्या क्या दुष्प्रभाव होते हैं। नेक्स्ट हमने क्या कहा, थर्ड हमारे पास आता है, इन केस द चाइल्ड इज स्ट्रेस आउट एंड ऑन द वर्ज ऑफ एब्यूज, हेल्प मस्ट बी sought from a parents or even a trusted friend who may guide them in the right directions, thereby help him. अब क्या अगर हो सकता है कि जो कोई बच्चा है वो स्ट्रेस में है तो उसकी हेल्प किसी ऐसे पर्सन को करनी चाहिए जिस पे वो सबसे ज़्यादा ट्रस्ट करता हो, जैसे कि पेरेंट्स हो गए हैं और फ्रेंड्स हो गए हैं। इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, जो अल्कोहल है उसका जो प्रभाव है उसकी रोकथाम और उसका नियंत्रण हम कर सकते हैं। चलिए इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है, ये और में आ रखा है, क्वेश्चन नंबर 23 है और इसमें हमसे कहा गया है प्रतिजैविक पदार्थ क्या हैं तथा इनकी खोज किसने की थी। किन्हीं दो प्रतिजैविक पदार्थों के स्रोत व उनके कार्य का उल्लेख कीजिए। यानी कि what are antibiotics and who discovered them, mention the source and their function of any two antibiotics। हमें एंटीबायोटिक्स के बारे में बताया गया है, बहुत अच्छे से हमने पढ़ा था। तो हमने क्या कहा, एंटीबायोटिक इज अ एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स दैट इज एक्टिव अगेंस्ट अ बैक्टीरिया। यानी कि जो एंटीबायोटिक्स होते हैं वो बैक्टीरिया के अगेंस्ट कार्य करते हैं। It is derived from the living matter or microorganism that can be used to kill and prevent the growth of other microorganism। यानी कि जो एंटीबायोटिक्स हैं वो क्या करते हैं, किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म की जो ग्रोथ है उसे रोकते हैं जो कि हार्मफुल यानी कि हानिकारक है। They are applied to either kill or inhibit the growth of bacteria। ये हमें पता है कि एंटीबायोटिक जो कार्य करते हैं किस पे करते हैं, बैक्टीरिया पे करते हैं। Some of the antibiotics also possess a anti-protozoal activity. Two examples of antibiotics are penicillin and chloramphenicol। तो यहाँ पे दो एग्जाम्पल हमारे पास आए हैं। तो सबसे पहले हमने क्या देखा, हमने कहा एंटीबायोटिक क्या होती है, एक ड्रग है जो कि यहाँ पे क्या करती है, जो हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं उनके खिलाफ क्या करते हैं, हमें रोगों से मुक्ति प्रदान करती है या फिर बैक्टीरिया के ग्रोथ को रोकती है। सेकेंड हमने कहा कि यहाँ पे जो दो एग्जाम्पल हैं, हमने कहा पहला तो पेनिसिलिन है, सेकेंड हमने कहा क्लोराफेनिकोल यहाँ पे क्या है, दूसरा एग्जाम्पल है। नेक्स्ट हमने क्या कहा, इन 1928 अलेक्जेंडर फ्लेमिंग्स नोटिस द कॉलोनीज ऑफ बैक्टीरिया। यानी कि जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग था उसने बैक्टीरिया की कॉलोनीज को यहाँ पे नोटिस किया एंड उसने क्या देखा यहाँ पे कि जो बैक्टीरिया की जो कॉलोनीज हैं वो एक जो फंगस था पेनिसिलियम नोटेटम विच हैड अ कंटामिनेटेड द कल्चर और डिकेड लेटर ब्रिटिश biochemist on chains and Australian pathologist Howard Florey and other isolate the
ingredient responsible penicillin and shows that it was a highly effective against a many serious bacterial infection. This leads to the discovery of a penicillin, the first antibiotic. तो यहाँ पे ये हमें किसके बारे में बताया गया है, जो एंटीबायोटिक्स है उसकी डिस्कवरी के बारे में बताया गया है कि 1928 में जो बैक्टीरियोलॉजिस्ट अलेक्जेंडर फ्लेमिंग था, उन्होंने क्या नोटिस किया, बैक्टीरिया की जो कॉलोनीज थी उन्होंने वो नोटिस की और कहाँ पे ग्रो हुई थी, ग्रोइंग ऑन द कल्चर प्लेट हैड बीन अनफेवरेबली अफेक्टेड बाय द मोल्ड, यानी कि जो एक कल्चर प्लेट थी वहाँ पे उन्होंने बैक्टीरिया की कॉलोनीज को देखा कि जो कि मोल्ड से अफेक्ट हो गई थी। मोल्ड यानी कि एक फंगस से वो क्या फंगस ने उनकी ग्रोथ को रोक लिया था, और फंगस कौन सी थी, पेनिसिलियम नोटेटम था। उसके बाद क्या, जो अर्न्स्ट चेन और जो फ्लोरे थे उन्होंने क्या किया, फिर से इसे नोटिस किया और इसके बारे में बताया कि ये क्या कर सकता है, ये जो पेनिसिलिन है ये बहुत सारे बैक्टीरियल इन्फेक्शंस को दूर कर सकता है। इसीलिए यहाँ पे जो सबसे पहला एंटीबायोटिक है वो क्या है, यहाँ पे पेनिसिलिन है। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन आता है उसमें हमसे पूछा गया है निम्नलिखित का संक्षिप्त वर्णन कीजिए, यानी कि हमें ब्रीफली डिस्क्राइब करना है। पहला है हमारे पास पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन और सेकंड है हमारे पास मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस। सबसे पहले हम पढ़ते हैं पीसीआर के बारे में। हम पीसीआर के बारे में पढ़ चुके हैं। क्या है पीसीआर, एक ऐसी टेक्निक है जिसमें शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम यानी कि बहुत कम टाइम में जो वहाँ पे डीएनए है, डीएनए की थाउजेंड्स ऑफ कॉपीज हम बनाते हैं। तो हम क्या पढ़ेंगे, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन और पीसीआर इज द टेक्निक यूज्ड टू एम्पलीफाई अ सिंगल कॉपी और अ फ्यू कॉपीज of a piece of DNA to 1000 copies of a particular DNA sequence by using the thermoresistant DNA polymerase। यानी कि पीसीआर एक ऐसी टेक्निक है जिसमें कि बहुत कम टाइम में क्या आता है, जो डीएनए है, डीएनए की थाउजेंड्स ऑफ कॉपीज बनाई जा सकती हैं, यानी कि यहाँ पे कल्चर किया जाता है। अब कल्चर क्यों कराया जा रहा होगा, अलग अलग रीज़न हो सकते हैं। हम इस डीएनए को इसलिए कल्चर करा रहे हैं कि हो सकता है इसमें हमारा कुछ प्रोडक्ट हो। जब हम बात कर रहे थे पीसीआर की, हमने एग्जांपल लिया था यहाँ पे इंसुलिन का। हमने कहा इंसुलिन का एक जीन है और उसे हमें क्या कराना है, कल्चर करा, उसकी हमें बहुत सारी कॉपीज बनानी है। तो हो सकता है इस पीस ऑफ डीएनए में जो इंसुलिन का जीन है, तो जितनी कॉपी यहाँ पे डीएनए की बनेंगी उतनी ही कॉपी यहाँ पे इंसुलिन की बनेंगी। इस प्रकार से हमारा जो प्रोडक्ट है वो हमें मिल जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारे पास मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस। तो क्या आता है मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस, हमने पढ़ा मॉलिक्यूलर diagnostics is done to identify a particular sequence of a nucleotide in a mixture of a nucleotides। यानी कि जो मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस होता है वो क्यों किया जाता है, जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं, न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस को जानने के लिए। यानी कोई पर्टिकुलर जो न्यूक्लियोटाइड होगा उसके सीक्वेंस को हम जानते हैं। बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स हमारे पास आते हैं और हमें सिर्फ एक पर्टिकुलर न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस जानना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस करेंगे। फर्स्ट प्रोब इज अलाउड टू हाइब्रिडाइज विद इट्स कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए इन अ क्लोन ऑफ अ सेल्स। यानी जो पहला जो प्रोब होता है वो कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए के साथ हाइब्रिडाइज हो जाता है। देन द प्रेजेंस ऑफ अ हाइब्रिडाइज्ड प्रोब इज डिटेक्टेड बाय अ ऑटो रेडियोग्राफी। उसके बाद जो यहाँ पे प्रोब होता है, जो हाइब्रिडाइज प्रोब होता है, उसे कैसे हम डिटेक्ट करते हैं, ऑटो रेडियोग्राफी से। तो इस प्रकार से आपने क्या देखा, ये जो क्वेश्चन है डेटेड नंबर का क्वेश्चन है, टोटल 3 नंबर का क्वेश्चन है, 2 पार्ट में हमारे पास आया है। तो क्लास आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।